चलिए हम लोग शुरू करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी प्रारंभ किए थे। एक लेसन लोकतंत्र क्या है, क्यों है, ये पूरे बढ़िया से डिटेल हम लोग क्वेश्चन के साथ देख चुके थे। आज बहुत ही बढ़िया दूसरा लेसन आपकी शुरुआत होगी और इस अध्याय का नाम है संविधान का निर्माण। देखो इसमें भारत के संविधान के बारे में भी डिटेल पढ़ना है। धीरे-धीरे हम लोग तमाम सभी विशेषताओं को सीखते जाएंगे। संविधान के निर्माण अध्याय 2 की अभी हम जस्ट शुरुआत करेंगे। इसमें जस्ट अभी हम बढ़िया से पहले समझें और फिर एक-एक बात को हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोगों को जो पढ़ना है संविधान का निर्माण, तो सबसे पहला एक सवाल है, संविधान क्या है? तब तो इसके निर्माण की बात चलेंगे। संविधान होता क्या है? अब इसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोगों को समझना है। कहता है कि हम लोग अगर मान लो लोकतंत्र की बात भी सोचते हैं, तो लोकतंत्र में जो शासक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये शासक निरंकुश होंगे। निरंकुश का मतलब है कि उन पे कोई अंकुश नहीं होगा, इनकी जो मर्जी है जो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें लोकतंत्र में शासन के लिए जो भी सिस्टम है, हर का एक अधिकार, हर के लिए नियम फिक्स्ड होता है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो नागरिक हो। बहुत बढ़िया से सुनेंगे। नागरिक के लिए भी और सरकार के लिए भी सभी का नियम फिक्स्ड होता है कि नागरिकों को इतना कम से कम अधिकार होना चाहिए। सरकार की भी लिमिटेशंस यही है और इन नियम का जो सरकार और नागरिक है, इसी के सम्मिलित संग्रह को हम लोग संविधान कहते हैं। देखो संविधान का मतलब आप लोग समझोगे, एनसीईआरटी का शुरुआत यही करता है कि लोकतंत्र में जो शासक होते हैं निरंकुश नहीं होते, उन पे अंकुश होता है। सरकार का और नागरिकों के संचालन के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं और दोनों ही नियम के जो सम्मिलित रूप से जो संग्रह है, उसी को संविधान कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि संविधान की बात बिल्कुल सबका क्लियर हो गया होगा। संविधान का मतलब ही है कि जो सरकार है, ये सरकार के गठन के लिए पूरे एक संग्रह है। क्या सरकार का सिद्धांत होगा? क्या सरकार की नीतियाँ होगी? देखो कोई भी सरकार तो किस सिद्धांत पर चलेगा, किसको लेके चलेगा, क्या वो सभी को लेके चलेगा या खास वर्ग को लेके चलेगा? हर चीज़ का एक निश्चित रूप से उनका एक प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा और किसी भी सरकार के सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम इसका अगर संग्रह कहा जाए तो इसी को संविधान कह सकते हैं। यानी संविधान क्या है, हम लोग एक बेसिक बात समझे। संविधान सरकार के चलाने के लिए सरकार के कार्यक्रम, नीति और सिद्धांत का एक संग्रह है या सरकार और नागरिकों के लिए जो निर्धारित नियम होते हैं, उस सम्मिलित नियम के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्यों संविधान ज़रूरी होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक समझनी है, संविधान का नीड क्यों है? आवश्यकता क्यों है? क्यों संविधान बनाते हैं? इसके लिए आपके सिलेबस में अभी एक कंट्री पढ़ना है, जिस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। इस लेसन में दक्षिण अफ्रीका का संविधान और भारत का संविधान पूरे बढ़िया से डिटेल रूप से समझना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। देखो जिस समय भारत लगभग गुलाम हुआ, लगभग उसी समय दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका का सबसे निचला देश है। ये जो देख पा रहे हो, इसी देश का नीचे नाम दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया। यहाँ के जो लोग थे एकदम गोरे थे, सॉरी काले थे और अंग्रेज जो देख रहे हो ये लोग एकदम गोरे हैं। भारत जैसा ही रहा लेकिन थोड़ा-सा चेंजिंग क्या है, दक्षिण अफ्रीका में कई अंग्रेज जाके बस गए। वहाँ ही निवास बना लिया, वहाँ रहना प्रारंभ कर दिया। भारत में अंग्रेज बसे नहीं, भारत में अंग्रेज फोल्डिंग सिस्टम में थे। फोल्डिंग सिस्टम का मतलब है कि जब यहाँ से बदली हो, बस अपना सब चीज़ समेटे लंदन। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सारे लोग जो अंग्रेज हैं, अधिकांश अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड से भी आके बस गए, रहना शुरू कर दिया। अब ये स्वाभाविक बात था कि कई अंग्रेज बसे, तो गोरे-काले एकदम भेदभाव थे, फिर भी कई लोग विवाह-शादी भी आपस में किए। विवाह शादी करने के बाद कई गोरे और काले का, पत्नी गोरी है, हस्बैंड काले हैं या पत्नी काली है और हस्बैंड गोरे हैं, तो इससे एक मिश्रित जाति भी वहाँ जन्म लिए, जिनको रंगीन चमड़ी वाले कहा गया। अब देखिए यहाँ पे 4 लोग रह रहे थे। कई भारत के मजदूर भी वहाँ पे गए हैं, यहाँ भारतीय भी रह रहे हैं। आपको स्वयं मालूम है कि गांधी ने भी अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किया। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 वर्ग साफ है, एक गोरा और दूसरा वर्ग में ये तीनों है, काला, रंगीन चमड़ी और भारतीय। अब ये लोग अपने आप को एकदम श्रेष्ठ समझते थे और यहाँ पे अफ्रीका की जो शासन पद्धति है, आपको घोर आश्चर्य होगा, पूरे रंग भेद के नीति से गोरों ने शासन किया। रंग भेद कहते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव। देखो भारत में भी रहा। भारत में भी अगर एक सिपाही भारतीय है और एक सिपाही अंग्रेज है, दोनों सेम पोस्ट पे, तो अंग्रेज को पेमेंट ज्यादा मिलेगा, क्यों? वो गोरे हैं। भारतीय को पेमेंट कम मिलेगा, क्यों? वो काले हैं। तो भारत में भी रंग भेद है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद बहुत ज्यादा है। यद्यपि अगर हम देखें तो 3/4 काले लोग ही थे। जनसंख्या के अनुसार से 3/4 का मतलब 4 हिस्सा में 3 हिस्सा, अब सोच लो कि काले लोग ही हैं। एक हिस्सा जो बचा, इसमें रंगीन चमड़ी वाले हैं, मतलब मिश्रित भारत के लोग हैं और प्लस गोरे लोग हैं। तो गोरों की संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है। फिर भी लगभग संपत्ति के वही स्वामी, वही सब चीज एकदम मेन लेके चले। और इनके साथ इतना रंग के आधार पर भेदभाव है कि आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, उतने भेदभाव की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। काले लोग के लिए अब सोचो कि इनके यहाँ हर चीज़, अगर आवास है, तो गोरों का अलग होगा, कालों का अलग होगा। आवास का मतलब बस्ती, जहाँ रहते थे, मोहल्ला। अब सोच लीजिए कि गोरों के मोहल्ला में काले लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। वो स्पेशली मोहल्ला कॉलोनी फिक्स होता था, गोरों की कॉलोनी और कालों की कॉलोनी अलग थी। ये तो कॉलोनी बहुत छोटा चीज़ है। तुम्हें जान के और आश्चर्य होगा कि गाड़ी भी गोरों का अलग चलता था, कालों का अलग, बस अलग, रेल अलग। जिस रेल में केवल गोरों के लिए बोगी रिजर्व है, उसमें काले नहीं चढ़ सकते थे। चढ़ेंगे काले तो उनको धक्का देके नीचे फेंक दिया जाएगा और इसी फेर में गांधी जी भी पड़ चुके हैं। पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका। फर्स्ट क्लास बोगी केवल गोरों के लिए रिजर्व था। गांधी के पास वैध टिकट थे और पहली बार जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, तो रात में जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि ब्लैक आदमी हमारे बोगी में आ गया है, गांधी को जब टोका तो गांधी ने अपने टिकट दिखाए कि हमें इस बोगी में जाने के लिए वैध टिकट है। लेकिन पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पे गांधी को धक्का देके नीचे उतार दिया। और सोच सकते हो कि ट्रेन की बोगियां अलग, इसमें होटल में बैठने का कोई होटल खुलेगा और स्पेस अलग देना होगा। गोरों के लिए रिजर्व, तो वहाँ काले कभी नहीं बैठेंगे। एकदम सोचो अस्पताल, स्कूल सब में
इंडिया क्या देखा है? इंडिया में तो हल्के-फुल्के में ही रह गए। दक्षिण अफ्रीका जान के तुम्हें घोर आश्चर्य होगा। स्कूल में भी कालों के बच्चे के पढ़ने के लिए अलग से क्लासरूम सेक्शन होगा। गोरे के बच्चे अलग पढ़ेंगे। सिनेमा देखना है, तो सिनेमा घर में भी कालो लोग के लिए अलग से कॉलोनी होगा, बालकनी, अलग से सिर्फ ब्लैक, वहाँ गोरे को नहीं बैठे और गोरे के लिए सब डीसी और बढ़िया सीट रिजर्व होगा, वहाँ काले नहीं जा सकते। अब देखो गोरे और काले की कितनी भेदभाव। इतना ही नहीं, गोरे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आपको मालूम है कि वहाँ ईसाई विधि से चूँकि काले गोरे लोग सब ईसाई थे। ईसाई विधि से विवाह नहीं होने पर विवाह को ही अवैध कर दिया। विवाह ही अवैध कर दिया और मतलब क्या था? कोई भारतीय अपने साथ फेरा ली। अब ईसाई विधि का मतलब है चर्च में जाके स्वीकार नहीं की। तो इनका विवाह ही अवैध है और जब विवाह ही अवैध है तो इनके बच्चे क्या है? अवैध संतान और नियम है अवैध संतान को संपत्ति में हिस्सा नहीं है, वैध संतान को है। जब तुम्हारा विवाह ही वैलिड नहीं है तो संतान वैलिड कैसे हो? अब इन सभी के खिलाफ गांधी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी वकालत के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना ज्यादा भेदभाव है कि इस भेदभाव को एक दो बात से समझ सकते हो। आपके एनसीईआरटी में एक चित्र दिया है और इस चित्र में साफ लिखा है यू हैव बीन वार्न्ड, आपको चेतावनी दिया जाता है, डेंजर खतरा, आपको चेतावनी दिया जाता है। नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर जो देख रहे हो मतलब मूल निवासी ब्लैक का भारतीय और रंगीन चमड़ी वाले, ये तीनों को चेतावनी दिया गया है कि जो काले लोग हो, भारतीय लोग हो और रंगीन चमड़ी वाले हो। क्या इनको चेतावनी है, क्या खतरा है? ये एक गोरे के कॉलोनी के आगे लगा हुआ बोर्ड है। अब सोचो एक गोरे का कॉलोनी है, उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड में कहा गया है यू हैव बीन वार्न्ड कि आपको चेतावनी दे दिया गया है। ये खतरा है किनको? काले लोग को, भारतीय लोग को और रंगीन चमड़ी वाले को। क्या खतरा है वो सुन लो। इफ यू एंटर दिस प्रेमिस, इस क्षेत्र में यदि आप प्रवेश करते हो एट नाइट, रात में, यू विल बी लिस्ट एट मिसिंग, आपको खो गया के रूप में लोग समझेंगे। अगर तुम इस क्षेत्र में रात में प्रवेश कर गया तो लोग तुम्हें समझेंगे कि आप खो गए, समाप्त हो गए, मिस हो गए। क्यों? क्योंकि जो आर्म्ड गार्ड्स है, जो हथियार वाला गार्ड है, शूट एट ऑन साइट, देखते ही गोली मारने का उसको आदेश दिया हुआ है। काले लोग, भारतीय लोग और रंगीन चमड़ी वाले अगर घुसे रात में तो तुमको लग रहा होगा कि सर तो दिन में घुस सकते थे क्या? दिन में उनको काम करवाने के लिए परमिट अलाउ था तब घुस सकते थे। हाँ, काम करने में गोरे काले नहीं थे। अब उनका बिल्डिंग बनाना है, मजदूरी करना है तो गोरे लोग कहाँ से कटे? तो काले लोग की एक परमिट बनती थी, परमिशन बनती थी और वो परमिशन ले कर के और उसमें जा सकते। रात में तो परमिट भी नहीं है। अगर रात में चला गया तो तुम एज़ ए मिस घोषित है, गया दुनिया से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम आर्म्ड गार्ड को शूट एंड साइट का नोटिस है। देखते ही गोली मार दो और स्वैग डॉग जो जंगली कुत्ते हैं, वो तुमको खा जाएँगे। वहाँ कुत्ते को भी एकदम छूट दिया। इस बोर्ड से कल्पना कर सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति भारत से कितना ऊपर का है, कितना भेदभावपूर्ण बर्ताव है। काम करने के लिए अब सोचो कि इन लोग को काम करना है तब सब सही है, फिर परमिट लो और इनके क्षेत्र में काम करो। अगर आपको रात की बात है, काम नहीं है, तो एकदम शूट ऑन साइट का नोटिस है, जंगली कुत्ते खा जाएंगे के नोटिस है, तो मिस हो जाओगे के नोटिस है। इतना ही नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिटी ऑफ डरबन, डरबन सिटी का एक समुद्र का किनारा है जहां बोर्ड लगा हुआ। अब सोचो डरबन में समुद्र किनारे बोर्ड लगा हुआ है और एनसीईआरटी लिखता है डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी और अफ्रीका और जुलू भाषा में लिखा हुआ नोटिस है। तीन भाषा में लिखा हुआ है कि कोई भी पढ़ो। जुलू भी भाषा है, अंग्रेजी में है, अफ्रीकन है और जुलू भाषा। तीन भाषा में लिखा है कि किसी एक में पढ़ लो और लिखा क्या है? बोर्ड पर लिखा है कि डरबन नगर का डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों का है। तीन भाषा में लिखा है कि इस तट पर केवल श्वेत नस्ल के लोग ही नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दूसरे का राइट नहीं है और पूरे धारा 37 का उल्लेख समझ सकते होगे। समुद्र का किनारा भी रिजर्व है, गाड़ी रिजर्व है, कॉलोनी रिजर्व है। उस कॉलोनी में घुसने पर एकदम शूट ऑन साइट का ऑर्डर है, देखते ही गोली मारो। ये धारा 37 उनके कुछ कानून थे जिस कानून से उनको अंग्रेजों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। इतने शोषण थे कि जो काले लोग हैं, कोई पावर नहीं है, ना इनका विरोध कर सकते हो, ना काले लोग को ये अधिकार है कि काले लोग इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। सीधा जेल है, सीधा गोली मारने का आदेश है, कोई खिलाफ सोच ही नहीं सकता। अब सोच लो कि कोई खिलाफ ही नहीं सोच सकता है तो भारी समस्या है। लेकिन 1950 के दशक आते-आते कितना दिन जुल्म करो। नई पीढ़ी के जो लोग थे, वो उनके साथ-साथ अंग्रेज लोग भी कुछ जो गोरे चमड़े वाले थे, वो लोग का भी कुछ मन में लगा कि नहीं ये गलत है, इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ-कुछ गोरे लोग भी पक्ष में कि हम लोग जो इतना भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत है। अब खेत में काम करवा रहे हैं, मकान में काम करवा रहे हैं, लेकिन उसको रहने का अलग क्षेत्र है, बस का अलग क्षेत्र है, पार्क में कुर्सी लगा है तो लिखा हुआ है केवल गोरों के लिए, केवल कालों का कोई कुर्सी नहीं है। ट्रेन में जा रहे हैं तो गोरों का बोगी अलग है, कालों का एक ही बोगी है जिसमें सब लोग जाओ भेड़-बकरी की तरह। ये गड़बड़ है। और 50 आते-आते अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, उन सभी को जेल भेजा जा रहा है। मेन एक व्यक्ति उभर के आए और उस व्यक्ति का नाम सब लोग जानते हो, नेल्सन मंडेला। ये व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, गांधी से काफी लगाव भी इनका रहा है और ये व्यक्ति नेल्सन मंडेला जो देख रहे हो, गांधी तो बहुत पहले ही आपको मालूम है 1915 में ही भारत आ गए, हम लोग 1950 की बात देख रहे हैं। नेल्सन मंडेला 50 के बाद नेतृत्व शुरू किए, अंग्रेजों का जो रंग भेद नीति था, गोरे काले का भेदभाव, उसके खिलाफत शुरू किए, कई नेताओं का समूह बनाए, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने 1964 में नेल्सन मंडेला और इनके 7 साथियों को पकड़ लिया कि ये हमारे कानून को तोड़े हैं। और इतना ही नहीं, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास दिया गया। अब सोचो आजीवन कारावास है, जिंदगी भर के लिए जेल। नेल्सन मंडेला जेल जाते समय भी कह रहे हैं कि हम अपना जीवन ही दे दिए हैं कि रंग भेद की नीति हटाएंगे, अफ्रीका में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो कोई रंग के भेद पे, महिला पुरुष पे भेद पे एकदम नहीं हो, एक समान हो और इसी के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। तो हम मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है, लेकिन जिंदा है तब तक कि बोलेंगे तो बोलेंगे। नोबेल का शांति पुरस्कार मिला नेल्सन मंडेला को कि भाई इतना ज्यादा शांति प्रिय कोई नहीं होगा, सब शांति प्रिय ही काम कर रहे थे। इनको जेल अब सोचो आजीवन डाल दिया गया, जो मेन लीडर। अब जेल जाने के बाद 64 के बाद विद्रोह और भयंकर हो, क्योंकि काले लोग बहुसंख्यक हैं, 3/4 है। अब 3/4 जिसकी मेजॉरिटी है, तो हंगामा तो निश्चित रूप से करेगा। हंगामा काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ गया, तो उस समय जब भी बनते थे, तो गोरे राष्ट्रपति ही बनते थे।
अंग्रेज ही राष्ट्रपति बन सकते थे, दूसरे नहीं। और गोरे राष्ट्रपति का नाम था डी क्लार्क। अब डी क्लार्क को लगने लगा कि कितना लोग को जेल डालो, ये पूरे बहुसंख्यक ही पागल हो गया है। सारी जगह प्रदर्शन, हंगामा, पूरे जेल फुल, उसके बाद भी है, इन लोग की संख्याएं ज्यादा है। तब इनको लगने लगा कि नहीं, हमें कुछ लिबरल बनना होगा, उदार बनना होगा, और उदार बनते हुए ये सबको हमें मिला के लेके चलना होगा। अब देखिए, ये डी क्लार्क उदारवादी बनते हैं, सबको मिलाने की बात करते हैं कि हम सबको मिला के चलें, किसी को नहीं छोड़े। कोई सब एक है, गोरे काले का भेद खराब है, खत्म करो, सबको मिला के एक नया संविधान बनाओ। और सोचो, 26 साल जेल में जिस व्यक्ति ने गुजार दिया, भारत में आजीवन कारावास मैंने 20 वर्ष है, अफ्रीका में था कि जब तक मर नहीं जाए जेल में रहे। नेल्सन मंडेला 26 साल जेल में रहे, 1-2 साल नहीं। और डी क्लार्क के पहल पर 1990 में रिहा किए गए, जबकि वो जेल में ही मरने तक उनको जेल। 26 साल जेल में कोई व्यक्ति रहा। एनसीईआरटी देखोगे तो वहां 28 साल लिख दिया, लेकिन एक्यूरेट 28 नहीं है। 28 आप उस संदर्भ में देखोगे वो लिखा है, आगे 94 में हेड बनेंगे, लेकिन जेल 26 साल 90 में रिहा हो चुके। तो 90 में नेल्सन मंडेला रिहा हुए। अब रिहा होने के बाद अब लोगों को बड़ा उम्मीद जगा कि चलो कुछ होगा। काले लोग एकदम फॉर्म में हैं कि अंग्रेजों की संपत्ति जब्त करेंगे, बहुत शोषण अत्याचार किया है, उनको एक-एक करके मार के ठीक करेंगे, एकदम सब चीज सही करेंगे, पूरा फॉर्म में। लेकिन नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति ये अपना संविधान बनाने के लिए एक सिस्टम लाते हैं। एक कहे कि राष्ट्रीय सभा का निर्माण होगा। अब देखो, यही संविधान बन रहा है। कई व्यक्ति ऐसा होते हैं, कुछ ग्रुप बना लेंगे, इनके पूर्वज हम लोग को ऐसे किए, इनके पूर्वज हम लोग को ऐसे दोहन किया, हम लोग अब ऐसे करेंगे, इसको मार के छोड़ेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। बहुत सारे नेगेटिव्स भरते हैं, उनके लिए अफ्रीका एक सुंदर उदाहरण है। जो अंग्रेज वहां बस गए, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे थे, अल्पसंख्यक थे। भारत में तो कोई अत्याचार ही उतना नहीं है जो अत्याचार अफ्रीका का तुम सुन रहे हो। अफ्रीका का अत्याचार उस मामले में कितना आगे है, ये खुद समझ रहे हो। अब देख रहे हो अफ्रीका के जो अत्याचार है, उस समय काले लोग बहुसंख्यक है वहां, और उनके हाथ में कानून बनाने की बात आ रही है। 400 सदस्य राष्ट्रीय सभा में चुने गए, और 400 सदस्यों ने मिलकर के संविधान बनाने का सोचा। नेल्सन मंडेला से कहा गया कि कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि वही लोकतंत्र हम लाना चाहते हैं। और लोकतंत्र का मतलब एक ही है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनका शासन होगा। और निश्चित रूप से ये अंग्रेजों को इस पर सहमत भी की कि सबका एक वोट एक मूल्य होगा। ऐसा नहीं कि गोरे का एक वोट ज्यादा वैल्यू का होगा, काले का कम होगा। एक वोट मतलब एक मूल्य, चाहे कोई रहो। अब तो गोरे लोग भारी डर रहे हैं। गोरों में डर इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि गोरों के अंदर है कि बहुमत से सरकार बनाएगा, काले लोग 3/4 है। हम लोग का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारी संपत्ति यहाँ है उसका क्या होगा। जब ये लोग हेड बन जाएगा तो कभी भी ये लोग संविधान में चेंजिंग करेगा और पूरे हमको कहीं से कुछ भी कर देगा। और सोचो, 1 साल 10 महीना 28 दिन इन लोगों ने मेहनत किया, और इतना दिन में दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बनके तैयार हुआ, ये विश्व के लिए एक नजीर था, उदाहरण था। यह वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है। 1 साल 10 महीना 28 दिन इनको संविधान बनाने में लगा। संविधान बनाने में बहुसंख्यक काले लोग ही थे। नेल्सन मंडेला से कहा गया कि आपका तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दिया है, ऐसा कानून बनाइए कि एक-एक अंग्रेज को यहां से भगा देना है, इन लोग को और सड़ा दे। नेल्सन मंडेला संविधान का जो प्रस्तावना लिखते हैं, ये देखो दक्षिण अफ्रीका का प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना से समझ में आ जाएगा क्या चाह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के लोग। ये दक्षिण अफ्रीका के लोग कह रहे हैं, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, हम का मतलब है वहां के पूरे नागरिक। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे, ये देखो क्या लिख रहे हैं, अपने इतिहास में हुए अन्याय, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, को स्वीकार करते हैं कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हम इसको स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले को सलाम करते हैं। अपनी भूमि पर हम ही लोग जितना ज्यादा आजादी और न्याय के लिए संघर्ष किए, मारे गए, कष्ट उठाए, जेल में जिंदगी भर रहे, उनको सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वाले का आदर करते हैं। और फिर कहते हैं, मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। अब देखो फिर ला रहे हैं, ये चाहते तो यहाँ नियम बनाते कि गोरे को भगाना है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र को सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हुए, देखो कैसा संविधान जिससे पहले के विभाजन मिट जाए, कोई गोरे काले का भेद न रहे, और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने, चले, और हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले। हर नागरिक की बात हो रहा है, चाहे वो गोरे हो चाहे वो काले हो, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। यहाँ टर्म देखो, सभी नागरिकों, कोई रिएक्शन नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि हम भूल जाएंगे। सभी को सलाह देते हैं कि भूल जाओ कि हमारे साथ क्या हुआ, गोरों ने जो जुल्म किया उनको माफ कर दो, भूल जाओ, और सब नस्लों को लेकर चलो। रिएक्शन वाला दक्षिण अफ्रीका नहीं बनाओ, हम एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका बनाओ जिसमें सब कोई मिलजुल के एक नया दिखाए कि इतना शोषण के बाद भी इसको इसने एक्सेप्ट किया, बढ़िया से सम्मान दिया, साथ रखा, ये कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक ऐसा देश बनाओ, एक ऐसा संविधान बनाओ। ये देखो कितनी बड़ी नजीर है, ये कोई साधारण घटना नहीं, समझ, ये साधारण बात नहीं है। और यह देखिए यहाँ पे है, हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता, एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के निर्माण हो, राष्ट्रों के एक समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके, ईश्वर हमारी रक्षा करे। ये देखो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने कहा, और पहला नंबर दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक गोल्डन समय है। हर बच्चे को ये डेट बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट रहा। जो व्यक्ति आजीवन कारावास का सजा काटा, वो व्यक्ति 26 अप्रैल 1994, ये डेट हर बच्चे को ध्यान आना चाहिए। 26 अप्रैल 1994 नेल्सन मंडेला, जो जिंदगी भर जेल समझो की सड़ गए, वो व्यक्ति पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने का मतलब पहले काले राष्ट्रपति हैं। और ये डेट 26 अप्रैल 1994, ये दक्षिण अफ्रीका का एक टर्निंग डेट। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, हर बात हम लोग समझ। अब यहां से एक मतलब समझाएंगे संविधान लिखने का उद्देश्य क्या, और तब हम चलेंगे भारत का संविधान। तो कल के क्लास में फिर आगे चलेंगे, 2 दिन इस लेसन पे भी और रहेंगे, 2 से 3 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये लेसन खत्म, फिर तीसरा चलेंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग खूब बढ़िया से समझे होंगे। तो अब आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे आगे चलेंगे।